अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल होम्योपैथी विद डॉक्टर नुमान अहमद। तो आज हम बातचीत करेंगे गैस्ट्रिक अल्सर के बारे में। गैस्ट्रिक अल्सर होता क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर और या मैदे के अल्सर के काजेज़ क्या हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में जो मैदे का अल्सर होता है, मैदा हमारे जिस्म में जे शेप का एक ऑर्गन होता है जो कि लेफ़्ट साइड पे हार्ट से थोड़ा सा नीचे वाक़या होता है और ये हमारे जो निज़ाम-ए-इंहिज़ाम है उसको कंट्रोल करता है। निज़ाम-ए-इंहिज़ाम के जितने भी कारगर अफ़आल होते हैं वो इसी ने अदा करने होते हैं। तो गैस्ट्रिक अल्सर असल में मैदे में होने वाला एक ज़ख़म है। किसी भी काज की वजह से वो ज़ख़म हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर की वजह से मैदे की दीवार के ऊपर एक या दो ज़ख़म लग जाते हैं, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जब वो ज़ख़म लग जाते हैं तो मैदे की दीवार जो है उसके अंदर जलन और सूजन पैदा हो जाती है। असल में जब मैदे की दीवार के ऊपर ज़ख़म लग जाता है, उसी ज़ख़म को हम अल्सर का नाम देते हैं। वो ज़ख़म एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैदा फिर गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करता है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो मैदे की दीवारों के साथ लगने से, मैदे की दीवारों के साथ जहाँ पर ज़ख़म मौजूद होता है वहाँ पे जाके लगता है तो हमें जलन और दर्द का एहसास होता है। इसी तरह ये अपनी नौइयत के हिसाब से ख़तरनाक भी हो सकता है, ये हाद भी हो सकता है और मुज़मन भी हो सकता है। एक्यूट कंडीशंस भी इसकी कैरी कर सकती हैं और क्रॉनिक वे में भी ये कैरी कर सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ मौजूद हैं। गैस्ट्रिक अल्सर असल में एक ख़तरनाक बीमारी है और इसी से मैदे के कैंसर होने का भी ख़दशा लाहिक हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इसकी अलामात क्या हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसकी अलामात। तो इसकी सबसे पहली और बुनियादी अलामत मैदे के ऊपर सूजन हो जाती है, मैदा स्वेल्ड हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। हम अमूमन ज़ाहिरी तौर पर यही लेते हैं कि जब मैदे की दीवार के ऊपर किसी किस्म का कोई ज़ख़म लगता है तो वहाँ पर स्वेलिंग मौजूद होने का ख़दशा होता है। बदहज़मी की क्रॉनिक कंडीशन पैदा हो जाती है। जो भी चीज़ खाई जाती है रिफ्लेक्स होने का ख़तरा होता है, यानी बॉडी के जिस्म की जो भी ग़ज़ा वग़ैरह जो हमने खाई होती है वो बाहर आने का ख़तरा होता है। तीसरी, ज़्यादा तेज़ मिर्च या मसाला खा लें या कोई भी ऐसी चीज़ खा लें जो स्पाइसी हो तो उससे हमारी हालत जो है वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो मैदे के उज़लात होते हैं उसमें तशन्नुज पाया जाता है, पेन भी होता है और दीगर सिचुएशंस भी मौजूद हो सकती हैं। जो मैदे की शरियानें होती हैं उनमें ज़ख़म आने की वजह से वो शरियानें जो हैं वो बंद हो जाती हैं। इसी तरह जो मैदे के उज़लात यानी पट्ठे होते हैं, उन पट्ठों पर ज़्यादा बोझ पड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये थी उसकी आम अलामात, जिससे हमें पता चलता है कि मैदे का अल्सर जो है वो क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच चुका है या एक्यूट स्टेज पे है। इस हिसाब से फिर हम उसका इलाज करते हैं और उसका इलाज करना पॉसिबल हो जाता है। इसी तरह उसकी अलामात भी हम जानेंगे कि अलामात क्या क्या हैं। अलामत पहली तो ये है कि मैदे के ज़ख़म, इसके मुंह पर और दीवार पर बोझ का एहसास होता है, यानी मैदे का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहाँ से हम ग़िज़ा खाते हैं वो ग़िज़ा नीचे जाती है, वहाँ पर हमें दर्द और बोझ का एहसास होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने वहाँ पे पत्थर रख दिया हो। ये बहुत क्रॉनिक कंडीशन की सूरत में होता है। इसी तरह इसकी वजह से हल्का हल्का दर्द होता है जो बाद में बढ़ने का ख़तरा होता है, यानी बाद में वो दर्द ज़्यादा हो सकता है। पहले हल्का हल्का दर्द होगा, उसके बाद उस दर्द की जो सिचुएशंस होंगी वो बढ़ने का ख़तरा होगा। अगली इसकी अलामत ये है कि मैदे को अगर आप दबा के रखेंगे, थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे वज़न डालेंगे मैदे के ऊपर, तो आपको यूँ महसूस होगा जैसे आपका दर्द कम हो गया है। मरीज़ जो है उसे कै आएगी, उल्टी आएगी, वॉमिटिंग होगी।
क्योंकि मैदे के इश्यूज़ जो भी खाएगा वो रिफ्लेक्स हो जाएगा। कुछ लोगों में ये होता है कि जितना भी खाना खाया जाता है वो सारे का सारा खाना मैदे में वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, हज़म नहीं होता। बाद में उसी की कै आ जाती है और इतनी बदबूदार कै होती है कि इंसान को 2 मिनट भी वहाँ पर बैठना इंसान के लिए मुहाल हो जाता है। इसी तरह अगली कंडीशन, अगली अलामत, इंसान को कब्ज़ियत रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान को काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अकेली कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ 72 जो डिजीज़ हैं उनको जन्म देती है। बहुत ही ख़तरनाक उम्मुल अमराज के नाम से इस कब्ज़ को जाना जाता है। इसी की वजह से जो निज़ामी इंहिज़ाम होता है, हाज़मे का निज़ाम होता है, वो बिगड़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर ये मर्ज़ कंट्रोल ना किया जाए, शदीद हो जाए, क्रॉनिक हो जाए, तो इंसान की डेथ के चांसेस भी हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये सारी उसकी अलामात थी। अब जानते हैं कि होम्योपैथी में हम इसका इलाज कैसे करते हैं, क्या होम्योपैथी में इसका इलाज मुमकिन है या नहीं। तो होम्योपैथी एक वाहिद तरीक़ाकार है, एक वाहिद बीमारी को कंट्रोल करने का मेथड है, जिससे ऑलमोस्ट तमाम तरह की डिजीज़ जो हैं उन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं अपने होम्योपैथी क्लिनिक में जो मेडिसिन्स रिकमेंड करता हूँ उसमें सबसे पहला बायो कम्बिनेशन है बायो कम्बिनेशन नंबर 25, जो कि बेसिकली मैदे के अल्सर और स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो, समझने में आसानी हो। तो जो बायो नंबर 25 है वो असल में इसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसकी 4-4 गोलियाँ आपने दिन में 3 से 4 दफ़ा लेनी है। अगर एक्यूट कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन में आप मुसलसल कॉन्टीन्यूली 2 से 3 माह तक इस मेडिसिन का यूज़ करें, आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे अगला जो मेरा ख़ुद का कम्बिनेशन है, मैं उसे अपने क्लिनिक में अक्सर यूज़ करवाता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन इस कम्बिनेशन में जो डाली जाती है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका मैदे के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैदे का जो टॉनिक है उसके तौर पर हम नक्स वोमिका को यूज़ करते हैं। तो नक्स वोमिका जो है वो 30 CH पोटेंसी में ली जाती है। 30 CH पोटेंसी में नक्स वोमिका लेके उसके 2 कतरे सुबह सुबह मॉर्निंग में ज़ुबान पे टपकाए जाते हैं। नक्स वोमिका मॉर्निंग में 2 कतरे 30 CH पोटेंसी जर्मन मेडिसिन लें या किसी अथेंटिक मेडिकल स्टोर से, होम्योपैथिक क्लिनिक से मेडिसिन परचेज़ करें ताकि किसी किस्म का उस मेडिसिन में कोई डाउट ना रहे। दूसरी मेडिसिन जो मैदे के टॉनिक के तौर पर यूज़ की जाती है उसका नाम है कार्बोवेज। कार्बोवेज बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है मैदे के अल्सर के केस में और मैदे की दूसरी बीमारियों के केसेस में। नक्स वोमिका भी 30 CH पोटेंसी में ली जाती है और इसके 2 कतरे दोपहर के वक्त डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर टपकाए जाते हैं। जो तीसरी और आखिरी मेडिसिन है उसका नाम है पेप्सिनम। पेप्सिनम पेप्सन से निकलती है। पेप्सन से बनने के बाद ये मेडिसिन जो है वो तैयार होती है और पेप्सन मैदे में पैदा होने वाला, मैदे के अंदर बनने वाला गैस्ट्रिक जूस के साथ एक तरह का पदार्थ होता है, एक तरह का लिक्विड होता है, एक तरह का मादा होता है जिसने हमारी खुराक को हज़म करना होता है। तो मैदा अगर गैस्ट्रिक जूस और HCl को ज़्यादा पैदा कर दे तो उससे हमें मैदे के अंदर अल्सर होने का ख़तरा होता है। अगर ये ज़रूरत के मुताबिक पैदा हो तो उसी अल्सर के कम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। पेप्सिनम भी 30 CH पोटेंसी में ली जाती है और इसके रात के वक्त 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पर टपकाए जाते हैं। तो मैं दोबारा मेडिसिन्स को बता रहा हूँ। पहली मेडिसिन बायो कम्बिनेशन में आती है, उसका नाम है बायो कम्बिनेशन नंबर 25। दूसरी मेडिसिन जो मैंने आपको बताई नक्स वोमिका, मॉर्निंग में 2 ड्रॉप्स, सुबह सुबह 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। तीसरी मेडिसिन कार्बोवेज, उसके 2 कतरे डायरेक्ट दोपहर के वक्त अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। और तीसरी मेडिसिन जो मैंने बताई उसका नाम है पेप्सिनम। पेप्सिनम के भी 2 कतरे डायरेक्ट अपनी ज़ुबान पे टपकाएं
और लास्ट में रोज़ाना किसी भी वक्त आप कैलेंडोला 200 CH पोटेंसी में 2-2 कतरे अपनी ज़ुबान पे टपकाएं। सुबह शाम यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दिन में अगर एक दफ़ा इस्तेमाल कर लें तो उससे भी आपका जो अल्सर है वो कंट्रोल हो जाएगा। कैलेंडोला ज़ख्मों को भरने के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मदर टिंचर में यूज़ की जाए तो बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नली जो पुराने से पुराना ज़ख्म होता है वो भी ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आप इसे इंटरनली यूज़ करना चाहते हैं तो 200 CH पोटेंसी में यूज़ करें, तो इससे अंदर जो बॉडी के अंदर ज़ख़म हैं वो सारे के सारे मुकम्मल तौर पे इंशाअल्लाह पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और एक बात, अगर कोई दोस्त अपनी बीमारी से रिलेटेड कोई बात जानना चाहता है तो स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, मुझे अपनी रिपोर्ट सेंड करके अपनी दवाई लिखवा सकता है, मेडिसिन रिकमेंड करवा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। अल्लाह